सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं पायरेट्स ऑफ सोमालिया के बारे में। ये कहानी है एक जर्नलिस्ट जो अपना नाम बनाने के लिए चला आता है सोमालिया, ताकि यहाँ के लुटेरों की जिंदगी पर वो कुछ लिख सके और दुनिया उसे पहचाने। मगर जैसे जैसे वो यहाँ पर समय बिताता है उसे पता लगता है कि यहाँ पर आना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कहानी की शुरुआत होती है और हम जय बहादुर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक राइटर है, मगर उसे बहुत ही बड़ा जर्नलिस्ट बनना है। वो ज्यादातर उन कहानियों को चुनता है जिसमें लोगों की रुचि हो, ताकि वो अचानक से वायरल हो जाए और सबको उसका नाम पता लगे। जय बहादुर की एक ही ख्वाहिश है कि वो जितनी जल्दी हो सके प्रसिद्ध हो जाए। वो छोटे मोटे मैगजीन्स के लिए ऐसे ही कहानियां लिखते रहता है और बड़े बड़े मैगजीन्स में अप्लाई करता है अपनी कहानियों को भेज करके, मगर हर जगह से सिर्फ उसके हाथ निराशा ही लगती है। कोई भी उसकी कहानियों को छापना नहीं चाहता, सब उसे मना करते रहते हैं। धीरे धीरे उसका दिल टूटते जा रहा है। एक दिन जब वो अपने घर के बाहर सफाई कर रहा होता है तभी वो गिर जाता है नीचे और उसके गर्दन में मोच आ जाती है। वो तुरंत पहुंचता है डॉक्टर के पास। जब वो बाहर अपनी पारी आने का वेट कर रहा होता है तभी उसकी नजर पड़ती है एक बूढ़े आदमी पे। वो भी यहाँ पर डॉक्टर के पास आया हुआ है। ये दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में जय इस बूढ़े आदमी से बात नहीं करना चाहता, तभी वो आदमी अपना नाम बताता है और कहता है कि मेरा नाम है सेमो टोल्बिन। इस नाम को सुनने के बाद जय चौंक जाता है क्योंकि उसने टोल्बिन की बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं। वो बहुत ही बड़ा जर्नलिस्ट है। वो तुरंत टोल्बिन से कहता है कि मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन। तब टोल्बिन चौंक जाता है और कहता है कि आजकल की जनरेशन मेरी कहानियों को पसंद कर रही है और लोग मेरे फैंस हैं। आजकल तो लोग फोन्स पर ही लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पर वो सारी चीजें पढ़ते हैं, सिर्फ अच्छी कहानियों को छोड़ करके। फिर वो जय से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। जय कहता है कि मैं भी एक राइटर हूँ, मैं एक बड़ा जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। अभी मैं छोटे मोटे मैगजीन्स के लिए लिख रहा हूँ। टोल्बिन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि बड़े मैगजीन वाले तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। जय कहता है क्योंकि मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं है। एक बार मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा उसके बाद कहीं शायद वो मुझे नौकरी पर रख ले। मैं जल्दी हार्वर्ड में अप्लाई करने वाला हूँ। इन बातों को सुनने के बाद टोल्बिन कहता है कि ये सारी बातें बेकार है। एक जर्नलिस्ट बनने के लिए तुम्हें डिग्री की जरूरत नहीं है। तुम उन चीजों को नहीं देख रहे जिन चीजों को बाकी लोग देख रहे हैं। घर बैठे बैठे सारी दुनिया मैगजीन लिख रही है। जिस खबर को तुमने न्यूज पे देखा है बाकी लोग भी न्यूज पर देख रहे हैं और उसी को तुमसे बेहतर राइटर लिख रहे हैं। फिर तुम्हारी खबरों को कोई क्यों पढ़ेगा। अगर तुम्हें सच में फेमस होना है और अपना नाम बनाना है तो उन खबरों के बारे में लिखना पड़ेगा जिनके बारे में कोई नहीं लिख रहा, और उसके लिए तुम्हें इस देश को छोड़ करके दूसरे जगहों पे जाना पड़ेगा जहाँ पर कोई भी ट्रैवल नहीं करना चाहता। तब कहीं जाकर के तुम अपना नाम बना पाओगे। जय उसकी बातों से मुतासिर हो जाता है और अगले ही दिन अपने दोस्त को कहता है कि मैंने पूरी रात रिसर्च की है कि सारे जर्नलिस्ट कहाँ जाने से डरते हैं और वो एक ही जगह जाने से डरते हैं। वो जगह है सोमालिया। मैं वहाँ जाऊंगा और वहाँ के आतंकवादियों का इंटरव्यू लूंगा। उसका दोस्त कहता है कि ये बिल्कुल पागलपंती है। वहाँ के सारे लोग सनकी हैं। वो किसी को भी मारने में दोबारा नहीं सोचते और बाहर के लोगों को तो और भी बेरहमी से मारते हैं। तुम्हें न्यूज पे देखनी चाहिए। जय कहता है कि मैं यही सोच बदलना चाहता हूँ। न्यूज वाले जितनी भी चीजें दिखा रहे हैं वो बाहर से दिखा रहे हैं। क्या पता सोमालिया अंदर से कुछ और ही हो। वहाँ पर भी आम लोग रहते हैं। मैं उनके बीच रहना चाहता हूँ। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है मगर नहीं मानता जय। अगले दिन ही न्यूज चैनल वाले दिखा रहे होते हैं कि सोमालिया के लुटेरों ने फिर से एक जहाज को लूट लिया है और वहाँ के लोगों को भी बंधक बना करके रखा है। इन चीजों को देखने के बाद अब जय डर जाता है। शायद उसका दोस्त ठीक ही बोल रहा था। उसे समझ में नहीं आता कि उसे अब जाना चाहिए या नहीं। वो मन में सोच लेता है कि नहीं जाएगा, मगर हर तरफ उसने ये खबर फैला दी थी कि वो सोमालिया जाने वाला है और वहाँ के लोगों की जिंदगी पर वो एक किताब लिखेगा। थोड़े समय के बाद सोमालिया से उसे एक कॉल आता है और वो आदमी कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने निश्चय किया है कि तुम सोमालिया पर किताब लिखोगे और यहाँ के लोगों की जिंदगी को दुनिया के सामने लेकर के आओगे। मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। जय पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तब वो कहता है कि मैं यहाँ के राष्ट्रपति का बेटा हूँ। इस चीज को सुनने के बाद जय भी खुश हो जाता है और सीधा पहुंचता है टोल्बिन के पास कि उसके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। वो अब सोमालिया जा सकता है। टोल्बिन कहता है कि तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन जाने के बाद वहाँ थोड़ा समय बिताना, तभी तुम सच्चाई को परख पाओगे और समझ पाओगे। और इस चीज में तुम्हारी मदद करेगी वहाँ की भाषा। सबसे पहले वहाँ की भाषा सीखो। जय भी भाषा को सीखना शुरू कर देता है, मगर वहाँ जाने से पहले उसे अपने परिवार की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो पहुंचता है अपने घर वालों के पास और माता पिता को सारी बातें बताता है। उसे लग रहा था कि वो लोग मना कर देंगे, लेकिन उसके माता पिता मान जाते हैं और अब खुश होकर के जे निकल पड़ता है सोमालिया के लिए। जैसे ही वो प्लेन में बैठता है उसके पास आकर के एक सोमालियन बंदा बैठ जाता है। अब जे थोड़ा सा डरा हुआ है। फ्लाइट जैसे ही लैंड होती है जे की नजर पड़ती है खिड़की से बाहर। वो देखता है कि एक रिपोर्टर के ऊपर लुटेरों ने बंदूक तान करके रखा है। फिर वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और रिपोर्टर की मौत हो जाती है। फिर जैसे ही वो प्लेन के अंदर झांकता है उसे और भी रिपोर्टर्स की लाश नजर आती है। सबने अपने अपने आर्टिकल को अपने पास रखा हुआ है। इस चीज को देखने के बाद जे चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी उसकी आंख खुलती है। फिर उसे एहसास होता है कि ये सब कुछ बस एक सपना था, सारी चीजें ठीक है। वो बिना मतलब का ही डर रहा है। अब वो लैंड हो चुका है सोमालिया। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है उसे पता लगता है कि उसे पिक करने के लिए एक आदमी आया है जिसका नाम है अब्दी। अब्दी एक ट्रांसलेटर भी है। वो बहुत ही बढ़िया अंग्रेजी बोलता है। अब्दी सारे तौर तरीकों को बता रहा है यहाँ पर जे को कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे ही जे अपने अंगूठे से इशारा
करता है, अब्दी कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना वरना तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। इन बातों को सुनने के बाद जे शांत हो जाता है और ये लोग जाने लगते हैं गाड़ी में बैठ करके। तब अब्दी एक के बाद एक बहुत सारे सवाल पूछता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो और किन के बारे में लिखना चाहते हो। यहाँ पर सारे जर्नलिस्ट आने की कोशिश करते हैं मगर कोई भी यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं करता। जे कहता है कि मैं यहाँ के लुटेरों के बारे में जानना चाहता हूँ और उनके बारे में लिखना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या सोचते हैं और उनके काम करने का तरीका क्या है। अब्दी कहता है कि उन्हें लुटेरा मत कहना, वो अपने आप को लुटेरे नहीं मानते, वो अपने आप को मसीहा मानते हैं। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है तभी पुलिस वाले गाड़ी को रुकवा देते हैं और सारे चले आते हैं बाहर। वो खुलेआम नशे की चीजें खरीद रहे हैं और कोई भी नहीं रोक रहा। यहाँ के बच्चे बूढ़े भी इन नशीली चीजों को बेचते हैं। इस चीज को देखने के बाद जे चौंक जाता है। वो सारे लोग इसे खाद कहते हैं और शरेआम ऐसे ही रोड पर इन चीजों को बेचा जाता है। जब पुलिस वाले खाद को खरीदते हैं तब वो जे को भी कहते हैं कि वो भी इसे खाए। शुरू में वो मना करता है, तब उसे एहसास होता है कि उसे मना नहीं करना चाहिए, उसे इन लोगों के साथ घुलना मिलना है। तब वो खाना शुरू कर देता है खाद को। जैसे जैसे समय बीतता है ये लोग लेकर के जे को चले जाते हैं राष्ट्रपति के बेटे के पास, जो जे को देखने के बाद बहुत खुश है। जे को लग रहा था कि राष्ट्रपति का बेटा यहाँ के लुटेरों की मदद करता है और वो उनके साथ ही होगा, मगर इसका सीधा उल्टा होता है। वो लुटेरों को गालियां देना शुरू कर देता है और कहता है कि अगर लुटेरे यहाँ पर नहीं होते तब हमारा देश कहीं और ही होता। आज सारे लोग यहाँ आने से डरते हैं सिर्फ लुटेरों की वजह से। उन लोगों ने हमारे देश को खोखला करके रख दिया है। जब तक उन्हें जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारा देश कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाना चाहता हूँ, यानी कि यहाँ के राष्ट्रपति से। ये लोग जाने लगते हैं राष्ट्रपति के पास। तब रास्ते में आदमी बताता है कि इन सारे लुटेरों का एक ही मुखिया है, उसका नाम है बोया। अगर उसे मार दिया गया तब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, मगर उस पर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। उसने सारे लोकल लोगों को अपना बना करके रखा है। वो जो भी पैसों को लूटता है उनमें से कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता है। सारे गरीबों को लगता है कि वो उनके लिए ही लुटेरा बना है। उसे लोग रॉबिन हुड भी कहते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो क्या कर रहा है। वो सब कुछ अपने आप के लिए कर रहा है। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति बड़े ही अच्छे से स्वागत करता है जे का और अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है कि मैं कभी भी सोमालिया वापस नहीं आना चाहता था। मैं अपने परिवार को लेकर के ऑस्ट्रेलिया चला गया। मुझे पता था कि ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, मगर जैसे जैसे यहाँ पर हालात बिगड़ने लगे यहाँ के लोगों ने गुहार लगाई कि हम वापस आ जाए। तब मैं वापस आया ताकि सोमालिया को बदल सकूं। मैं यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस खोलना चाहता हूँ ताकि बच्चे पढ़े, मगर कोई भी पढ़ना नहीं चाहता। जे कहता है कि ऐसा क्यों, बच्चों के माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजते क्या? राष्ट्रपति कहता है कि नहीं, वो सब चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर के लुटेरे बने और बच्चे भी खुद यही चाहते हैं। और जब तक ये मानसिकता यहाँ पर रहेगी हमारे देश का कभी भी भला नहीं होगा, सिर्फ लुटेरे ही बढ़ते जाएंगे। वो जे से पूछता है कि तुम्हें अपनी किताब जल्दी लिखनी पड़ेगी, तुमने उसका नाम क्या रखा है? तब जे नाम नहीं बताता। अब्दी उसे लेकर के आता है एक घर जहाँ पर रहने की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ यहाँ पर कड़ा पहरा है। अब्दी बताता है कि सोमालिया में इंटरनेट नहीं है, मगर तुम आने वाले थे इसलिए यहाँ पर इंटरनेट भी लगा दिया गया ताकि तुम्हें काम करने में आसानी हो। तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, अंदर ही रहना और खिड़की तक मत खोलना क्योंकि कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है। अगर लुटेरों को ये बात पता लग गई कि कोई बाहर का आदमी यहाँ पर आया है तो जैसे ही सुबह जे उठता है वो सबसे पहले खिड़की खोलता है और बाहर की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पे जिसका नाम है मरियम। तभी अब्दी आ जाता है पीछे से और कहता है कि इस लड़की को मत देखना, इसका पति बहुत ही खतरनाक लुटेरा है। उस आदमी ने पूरे सोमालिया में शादी कर रखी है और हर तरफ अपनी पत्नियों से खाद बिकवाता है। जे कहता है मुझे उसका इंटरव्यू लेना है। अब्दी कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत वरना तुम जिंदा नहीं बचो। हमने तुम्हारे लिए सबसे बड़े लुटेरे से बात की है, यानी बोया से। चलो उसका इंटरव्यू लेते हैं। जय भी यहाँ से निकल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ बोया रहता है। हर तरफ लोग बंदूकें लेकर के तैनात हैं। जय डरा हुआ है। वो अब्दी को कहता है कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मुझसे वादा करो कि मेरी लाश को मेरे परिवार तक पहुंचा दोगे। अब्दी हंसने लगता है, कहता है कि तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से आए हो, तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। बोया से मिलने के बाद जय सवाल जवाब शुरू कर देता है। वो उससे हर तरीके के सवाल पूछता है कि आखिर तुम्हारी टीम के लोग क्या सोचते हैं, वो कैसे तैयारी करते हैं किसी भी लूट से पहले। बोया बड़े ही अच्छे तरीके से जवाब देता है। जब वो जवाब दे रहा होता है तब उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती है और एक उत्सुकता होती है, जैसे हर आदमी हर एक काम को करने से पहले करता है। कोई टीचर अगर पढ़ाने जाता है तो उसके अंदर भी वही उत्सुकता होती है। कोई किसान काम करने जाता है तो वही उत्सुकता होती है। बोया भी अपने काम को वैसा ही मानता है। उसे नहीं लगता कि वो कुछ भी गलत कर रहा है या किसी को चोट पहुंचा रहा है। उसका काम ही लोगों को लूटना है। जैसे जैसे उस सवालों के जवाब देता है सबको जय लिख रहा है। तभी वो नशे की चीजें मांगता है जय से। जय कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब वो उठ के चला जाता है। अब्दी कहता है कि तुमने ये क्या किया? जय कहता है कि मुझे पता नहीं था कि इंटरव्यू के बदले मुझे नशीली चीजें देनी पड़ेंगी। ये लोग चले आते हैं वापस। जय अब सारी चीजों को लिख रहा है। तभी उसकी नजर पड़ती है मरियन पे। वो खिड़की से कूद करके चला आता है बाहर। मरियन भी उसे देखने के बाद खुश है। जब मरियन अंग्रेजी में बात करती है तब जय को ये बात समझ में नहीं आती। वो कहता है कि तुम अंग्रेजी कैसे बोल लेती हो? मरियन कहती है कि मैं इंग्लिश फिल्में देखती हूँ, वहाँ से मैंने अंग्रेजी सीखी है, लेकिन मुझे एक चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती
कि सोमालिया को ऐसे क्यों दिखाते हैं अमेरिकी फिल्मों में, सिर्फ हमें बदनाम करके रखा गया है। आम लोगों की जिंदगी कभी भी नहीं दिखाई गई। यहाँ पर जितने भी आम लोग हैं सारे सिर्फ तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। उनको लगता है कि तुम हमारी असली जिंदगी दुनिया को दिखाओगे। इन बातों को सुनने के बाद जे को कहीं ना कहीं भरोसा आता है अपने ऊपर कि वो कुछ अच्छा काम कर रहा है। वो मरियम से खाद खरीदता है और सीधा पहुंच जाता है बोया के पास और एक के बाद एक सवाल पूछता है। वो उन सारी चीजों को एक टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा है और आकर के अंधाधुंध लिखाई शुरू कर देता है। वो सारी चीजों के बारे में लिख रहा है और कहानी को भेजना शुरू कर देता है पब्लिशर्स के पास। 3 महीने के बाद उसे कॉल आता है। जो लड़की उसके लिए पब्लिशर से बात कर रही है वो एक ही बात कहती है कि किसी को भी तुम्हारी कहानी पसंद नहीं आ रही, कोई भी तुम्हारी कहानी को पब्लिश नहीं करेगा। लोग तुम्हारे बारे में सिर्फ इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि तुम सोमालिया के अंदर, अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो वहाँ के लुटेरों की एक वीडियो बना करके भेजो, उससे मैं तुम्हें कुछ पैसे दिलवा, कहानी तो पब्लिश होने से रही। इतना कहने के बाद वो फोन काट देती है। अब जय बहुत ही ज्यादा निराश है। वो सीधा पहुंच जाता है अब्दी के पास और उसे कहता है कि मैं तुम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। यहाँ के सारे लोगों को उम्मीद थी कि मैं उनके बारे में कुछ अच्छा लिखूंगा और सारी दुनिया के सामने तुम लोगों की कहानी आएगी, मगर ऐसा हो नहीं पाया। मैं फेल हो गया। अब्दी कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ तक आने वाले पहले रिपोर्टर हो जिसने हमारे साथ 3 महीने का वक्त बिताया है और अपनी पूरी कोशिश की है कि हमारी असली जिंदगी दुनिया को दिखा सके। जय कहता है कि मैं अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और अगर मैंने कोई अच्छी कहानी नहीं छापी या मेरे पास पैसे नहीं आए तब मैं यहाँ से वापस नहीं जा पाऊंगा और मैं वापस नहीं गया तो ये कहानियां कभी भी पब्लिश नहीं होंगी। मुझे लुटेरों की वीडियो बनानी है, मैं उन्हें भेज करके थोड़े पैसे कमा लूंगा। अब्दी कहता है कि यह काम बहुत खतरनाक है, अगर तुमने ऐसा किया तब तुम्हारी जान भी जा सकती है। जय कहता है कि तुम बस मेरी मीटिंग करवा दो गेराट के साथ, मैं चुपके से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और अगर मैं वीडियो ना बना पाया तब उससे मुझे बहुत जानकारी मिल जाएगी जो मेरे किताब के लिए फायदेमंद होगी। अब्दी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है क्योंकि वो भी चाहता है कि उसकी सच्ची कहानी दुनिया के सामने आए। गेराट के पास जाने से पहले अब पहुंचता है जे मरियन के पास और पूछने लगता है गेराट के बारे में। मरियन कहती है कि उसके कपड़ों की तारीफ करना उसे ये चीज बहुत ही अच्छी लगती है। उसे लगता है कि वो पूरे सोमालिया में सबसे खूबसूरत है और उसके कपड़े सबसे अलग हैं। मगर अब जैसे ही जे गेराट के पास पहुंचता है उसकी हालत खराब हो जाती है। गेराट बहुत ही अलग किस्म का आदमी है, बहुत ही अड़िया। जे की वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं होती, वो सिर्फ उसकी बातों को सुन करके लिखते जाता है। वो बहुत ही प्राउडली अपने पूरे गिरोह के बारे में बताता है कि वो लोग कितने शान से लूटते हैं लोगों को। ये सारी जानकारियां अब काफी हैं जे के लिए। इन जानकारियों से वो अपने किताब को पूरा कर लेगा। उसे कैसे भी यहाँ से बाहर निकलना है। अब्दी आकर के कहता है कि लुटेरों का एक जहाज जाने वाला है, वो कहीं तुम्हें तुम्हारे वतन छोड़ सकते हैं, मगर इसके लिए $500 की जरूरत पड़ेगी। जे कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। ये सारी अरेंजमेंट राष्ट्रपति के बेटे ने करवाई है। जे कहता है कि मैं जैसे ही अपने वतन पहुंचूंगा मैं उसे पैसे भिजवा दूंगा, लेकिन अब्दी कहता है कि राष्ट्रपति का बेटा नहीं मानेगा, यहाँ पर चीजें ऐसे नहीं होती। अब जे को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अब्दी को कहता है कि मुझे उन लुटेरे से मिलवाओ जो यहाँ से जा रहे हैं। अब्दी उसे लेकर के चला जाता है। जब ये गाड़ी में बैठा होता है तब उसे आइडिया आता है कि अगर उसने लुटेरों की वीडियो बना ली तब उसे $1000 मिल सकते हैं। अब्दी ने जय को कहा था कि वो गाड़ी के अंदर ही रहे, मगर वो कैमरा लेकर के चला आता है बाहर, जिसे देखने के बाद सारे लुटेरे भड़क जाते हैं और बंदूकें तान देते हैं उस पे। जय इन सारी चीजों की वीडियो बना रहा है। अब्दी वापस आता है और कहता है कि मैंने उन लोगों से बात की है, वो इस बारे में सोच रहे हैं, हो सके तो तुम्हें अपने साथ लेकर के कल वो जा सकते हैं। जय इंतजार करने लगता है, मगर सुबह सुबह उसे पता लगता है कि सारे लुटेरे निकल गए, कोई भी उसे लेकर के नहीं गया। जय को किसी भी कीमत पे यहाँ से बाहर निकलना है। वो सीधा पहुंचता है राष्ट्रपति के बेटे के पास। राष्ट्रपति का बेटा कहता है कि हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। हाल ही में लुटेरों ने कैप्टन फिलिप को बंधक बनाया था, जिसे रेस्क्यू कर लिया गया है। वो सारे लोग सही सलामत वापस जा चुके हैं, मगर इस हादसे में 3 लुटेरों की मौत हो चुकी है। हर तरफ तनातनी का माहौल है। सारे लुटेरों ने कसम खाई है कि अगर कोई भी बाहर का आदमी यहाँ पर नजर आया तो वो लोग उसे मार देंगे। अब जय डर जाता है और घर वालों को ये बातें बताता है। उसके पिता तुरंत पैसे भिजवा देते हैं वापस आने के लिए, मगर यहाँ से जाने से पहले आखिरी बार जय मिलना चाहता है बोया से, क्योंकि उसे लगता है कि कैप्टन फिलिप को लूटने वाला वही लुटेरा है। बोया से मिलने के बाद इन्हें पता लगता है कि बोया ने कैप्टन फिलिप को नहीं लूटा, शायद ये काम करा है गेरार्ड ने। तब जय ढूंढना शुरू कर देता है मरियन को, वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। थोड़े समय के बाद वो जैसे ही अपने घर के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि मरियन यहीं पर खड़ी है। वो जय को कहती है कि मेरे पति ने ही कैप्टन फिलिप को लूटा है, उसने अपने सारे आदमियों को लगा रखा है कि कोई भी बाहर का आदमी नजर आए तो वो लोग उन्हें मार दे। कई विदेशियों को पहले ही मार दिया गया है, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ। इतना कहने के बाद वो मुस्कुरा करके जाने लगती है। जय भी उसे मुस्कुरा करके देखता है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, मगर अब समय आ चुका है कि जय यहाँ से वापस जाए। उसने अपने किताब को पूरा कर लिया है। उसे सोमालिया की सच्चाई भी पता लग गई है। जाते समय वो अब्दी से गले मिलता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। अगर आज वो वापस जा रहा है और जिंदा है तो सिर्फ अब्दी के कारण। जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है कनाडा, जय के फोन पर कॉल और मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। कई महीनों के बाद उसका नंबर नेटवर्क में आया है।
ज्यादातर न्यूज चैनल वाले उसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और कुछ पब्लिशर्स का भी मैसेज आया है। अभी सारे लोग सोमालिया के बारे में जानना चाहते हैं, खास करके अमेरिकी, क्योंकि हाल ही में कैप्टन फिलिप वाला कांड हुआ है। सोमालिया का न्यूज सबसे आगे है, सारे लोग उसके टेप्स को खरीदते हैं और फाइनली अब जय बहादुर अपने बुक को भी पब्लिश कर देता है। देखते ही देखते उसकी किताब बेस्ट सेलिंग बन जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है 2013 में CIA वाले जय को बुलाते हैं और उससे पूछना शुरू कर देते हैं सोमालिया के बारे में। वो कहता है कि सोमालिया जैसा किताबों में नजर आता है और फिल्मों में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले अपने किताबों में असली सोमालिया को दिखाने की कोशिश की, मगर कोई भी पब्लिशर मेरे पास नहीं आया। किसी को भी रुचि नहीं है वहाँ के आम लोगों के जीवन में। सबको लुटेरों के बारे में जानना है और ये सबसे बुरी चीज है। वहाँ के लोग यही नहीं चाहते। जिस दिन हमने उन्हें आम इंसानों की तरह देखना शुरू कर दिया और लुटेरों को सोमालिया से अलग कर दिया, सारी चीजें बदल जाएंगी। इन सारी बातों को सुनने के बाद 2013 में ही अमेरिका ने सोमालिया के सामने शांति का प्रस्ताव रखा ताकि वो नए नियम बना सके और दोनों देशों में समझौता हो सके, और ये समझौता हुआ भी। जय के बाद बाकी रिपोर्टर्स ने भी वहाँ जाना शुरू कर दिया और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।